अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मतीन। आज हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हु कुड हंट, शिकार कौन कर सकता है। इसका इसका मतलब ये है कि जो नए फॉरेस्ट लॉज है उसने सारे फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ चेंज की है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग जो ट्राइबल्स थे, वो हज़ारों सालों से अपनी तरीके से लाइफ जी रहे थे। उनकी सारी रोज़ी रोटी डिपेंड कर रही थी फॉरेस्ट में। रोटी, कपड़ा, मकान या जो भी दिन भर की ज़रूरतें थीं एक्सक्यूज़ मी, वो सारी डिपेंड करती थी फॉरेस्ट पे। उनका खाना वहाँ से आता था, वो हंट वहाँ करते थे, थोड़ा मोड़ा एग्रीकल्चर भी वहीं से करते थे। उनके जो कैटल थे वो भी, उनका भी खाना चारा सारा कहाँ से आता था, फॉरेस्ट से ही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके जो मकान बनते थे, उनके जो हथियार होते थे, उनके यूटेंसिल्स होते थे, सारे के सारे फॉरेस्ट से आते थे। सबसे पहले ये रूल बना दिया गया कि आप फॉरेस्ट को ऐसे इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट को काटा गया ताकि वहाँ कल्टीवेशन हो जाए कमर्शियल क्रॉप्स की, जिनकी यूरोप में काफ़ी डिमांड थी। उसके अलावा ऐसे काफ़ी लॉज लाए गए, स्पेशली जो फॉरेस्ट लॉ लाया गया उसने ये भी कहा कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिनको हम एयर मार्क करेंगे ताकि फॉरेस्ट ख़त्म ना हो जाए, एंड उस एरिया की बाउंड्रीज़ के अंदर अलाउड नहीं है कोई भी एक्टिविटी लोकल ट्राइबल्स और विलेजर्स की, जिनको फॉरेस्टर्स भी हम कहते हैं। तो आज का सवाल यही है कि उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो फॉरेस्टर्स थे, वहाँ रहने वाले लोग थे, वो सिर्फ जो वेजिटेशन है वहाँ पर, प्लांटेशन है, वहाँ से फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उनका वो देवर हंटर्स एज वेल, हंटर्स एंड गैदरर्स। फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनिमल्स हैं जो एडिबल है, तो कुछ बहुत सारे हर्बिवोरस एनिमल्स हैं, बेसन्स हैं और डियर है, और उसके अलावा भी रैबिट्स है। उसके अलावा भी काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बाकी कार्निवोरस जानवरों को भी खाया करते थे, उनको हंट करते थे, उनको खाते थे। तो जो ही ये बंद हो गया, इस पे बैन लगा दी गई। तो अब यही सवाल है कि जब ब्रिटिशर्स ने हंटिंग पे बैन लगा दी, जबकि वो अपनी ट्रॉफीज़ के लिए, अपनी शौक के लिए, प्लेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा हंटिंग किया करते थे, बट लोकल विलेजर्स के लिए, ट्राइब्समैन के लिए लॉज चेंज की कर दी गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि जो नए फॉरेस्ट लॉज हैं, इसने बिल्कुल चेंज कर दिया इस तरीके को कि जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, वो कैसे जिएंगे। फॉरेस्ट लॉज के इम्प्लीमेंट होने से पहले बहुत सारे लोग जो फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के नज़दीक रहते थे, वो जीते थे हंटिंग करके। डेयर होती थी, पैट्रिज होती थी, और बाकी बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स थे, उनको हंट करते थे, उनको खाया जाता था। तो ये हज़ारों सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, बट जो ही फॉरेस्ट लॉज आ गई, ये सब चीज़ें प्रोहिबिट हो गई, बैन हो गई। जिसको भी देखा जाता था कि वो हंटिंग कर रहा है, उसको पोचिंग के तहत पनिश किया जाता था। उसको फाइन होता था या इवन जेल भी होती थी। तो हम ये देखते हैं कि जो फॉरेस्ट लॉज हैं, उसने ऑब्वियसली लोगों को डिप्राइव किया बहुत सारे राइट से, जो वो हज़ारों सालों से करते आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उन्होंने हंटिंग से भी उनको डिप्राइव कर दिया। तो हंटिंग अब सिर्फ खाने के जैसे खाने की ज़रूरत थी, उससे हट के अब ये क्या बन गया, अब ये स्पोर्ट बन गया। जो ब्रिटिशर्स आते थे वो अपने हंटिंग राइफल्स लाते थे और हंट करते थे, उस पर कोई प्रोहिबिशन अभी तक नहीं आई थी। तो इंडिया में टाइगर्स की हंटिंग और जो बाकी एनिमल्स हैं, ये बड़ा शौक हुआ करता था बहुत सालों से। इंडिया के जो राजा महाराजा थे, उनके वज़ीर थे या बड़े ज़मींदार थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, तो इंडिया के कल्चर में था कि बड़े बड़े जानवर्स को हंट किया जाता था। इनफैक्ट हम ये भी देखते कि जो मुग़ल पेंटिंग्स हैं, मुग़ल एरा के, मुग़ल एम्पायर की टाइम की जो पेंटिंग्स हैं, हम देखते हैं कि जो वहाँ प्रिंस होते थे या एम्परर था, उनको वो हंट कर रहे होते थे, उनको काफ़ी एंजॉय कर रहे होते थे। मगर अब जो मुग़ल राज ख़त्म हो गया है और ब्रिटिशर्स का रूल स्टार्ट हो गया, तो जो हंटिंग की तादाद है, ये इस हद तक बढ़ गई कि ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ है जो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। जो लोकल फॉरेस्टर्स हैं, वो बड़े जानवरों को कभी नहीं मारते थे, वो हमेशा छोटे जानवरों को मारने में बिलीव करते थे।
और जो ब्रिटिशर्स है वो बड़े जानवरों को मारते थे अपने एज अ स्पोर्ट, किसी के लिए खाना है, किसी के लिए मज़ा है, ठीक है। तो जो ब्रिटिशर्स था उन्होंने मतलब उनका ये कंसेप्शन था कि जानवर जितना बड़ा होगा, जितना खौफनाक होगा, उतना ही उनको मारना ज़्यादा फन होता है। उनको लगता था कि हम जब हम डेंजरस एनिमल्स को मारेंगे, जैसे टाइगर्स हैं, देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं, एक ही फोटोग्राफ में करीबन 9 से 10 टाइगर्स की को हंट किया गया एक ही जगह पर, जबकि हमें ये भी पता है टाइगर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम नंबर्स में अवेलेबल ना ज़िंदा है इस दुनिया में। तो फिर 1970s में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से इनकी हंटिंग बिल्कुल बंद कर दी गई एंड इनकी जो ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग है, उस पर ज़्यादा फोकस कर दिया गया ताकि इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाए। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि जो टाइगर्स हैं वो डेंजरस एनिमल्स हैं, तो वो लोगों को मारते हैं, इसीलिए जो टाइगर्स को मारेगा उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। टाइगर्स को ही नहीं, बाकी बड़े बड़े जानवर जैसे वुल्व्स थे या बाकी थे, ये बोला गया कि जो हमने जंगल काटे, जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो वहाँ पर जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनको ख़तरा है इनसे। ऑब्वियसली जब आप जंगली जानवरों के घरों में जाएंगे, तो जब आप उनके घर काटेंगे, ऑब्वियसली दे विल अटैक यू। तो ये देखा गया कि अराउंड 80,000 टाइगर्स, 1.5 लाख लेपर्ड्स एंड 2 लाख के करीबन वुल्व्स जो थे, बस 50 साल 1875 से लेकर 1925 50 ईयर ड्यूरेशन में इतने सारे टाइगर्स मारे गए। एंड ये जो नंबर है ये एक अनऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल नंबर भी नहीं है। ऑफिशियल नंबर इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं ऊपर हो सकता है। कहते हैं कि ग्रेजुअली जो टाइगर्स हैं उसको ये देखा कि एज अ स्पोर्टिंग ट्रॉफी, जिसके पास टाइगर का सिर होता है या टाइगर की हाइट होती थी, जिसको स्टफ़ करते थे कॉटन से या बाकी मटेरियल से, उसको माना जाता था कि इसने कुछ कमाल ही कर दिया। अब ये सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स के लैंकीज़ थे, जैसे इंडिया के कुछ नोबिलिटी और प्रिंसेस थे, वो भी ये सब चीज़ें एंजॉय करने लगे। तो कहते हैं कि महाराजा ऑफ सरगुजा जो था, कहते हैं कि अकेले में खुद से ही उसने करीबन 1157 टाइगर्स को मारा है, हंट किया है, एंड 2000 लेपर्ड्स को 1957 तक। आज़ादी के बाद भी 10 साल तक ये चीज़ें चलती आ रही थी। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिसका नाम जॉर्ज यूले था, उसने कहते 400 टाइगर्स को इंडिया में मारा है। तो पहले पहले इंडिया में कुछ एरियाज़ थे जिनको स्पेसिफिकली रिजर्व किया जाता था हंटिंग। आप देखेंगे कश्मीर में भी एक एरिया है त्राल में, जिसको हम शिकारगढ़ बोलते हैं। इवन दैट प्लेस वॉज एयर मार्क्ड, उस एरिया को ना एयर मार्क किया गया था हंटिंग के लिए। तो बहुत बाद में फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो है और कंजर्वेटर्स है, उनको लगा कि नहीं, ये जो स्पीशीज़ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी एंड इससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारे नेचर का, फॉरेस्ट का, वो ख़राब हो जाएगा। जो हर्बिवोरस एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप बच्चों आप देखो, जैसे अगर जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो हर्बिवोरस एनिमल्स को खाते हैं, गाय हो, शीप हो, डियर हो, इनकी तादाद ज़्यादा होती है हर्बिवोरस की, जबकि कार्निवोरस की तादाद कम होती है। तो ऑब्वियसली ये इन ब्रीडिंग भी ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा जल्दी, इनके बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं हर्बिवोरस एनिमल, जैसे डियर है, रैबिट्स है, बाकी के। तो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके बहुत कम बच्चे होते हैं। इससे क्या होता था, जो कार्निवोरस एनिमल्स खाते थे इनकी पॉपुलेशन भी कम नहीं होती थी। एट द सेम टाइम अगर इनको नहीं खाया जाता, अब कार्निवोरस एनिमल्स को फॉर एग्जांपल मार दिया आपने, अब सिर्फ हर्बिवोरस एनिमल्स बचे हैं जो घास खाते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वेजिटेशन है उसको खा जाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, वहाँ से वो मर भी नहीं रहे, उनको कोई मार भी नहीं रहा है, उनको कोई खा भी नहीं रहा है। उससे जो ही वेजिटेशन सारी ख़त्म हो जाएगी, जो सॉइल है वो धीरे धीरे सैंड बन जाएगी, वो डेजर्ट बन जाएगी। तो अगर आप देखेंगे जो सहारा डेजर्ट है वेस्ट अफ्रीका में या नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ये सब सहारा इसको कहते हैं एरिया, तो कहते हैं कि वो भी एक जंगल हुआ करता था। इवन जो अरेबिया है जो एक डेजर्ट है, वो भी एक जंगल हुआ करता था, बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई, वहाँ पर पेड़ बिल्कुल काटे गए। इसकी वजह से क्या हो गया, जब पेड़ ही सारी काटे, वेजिटेशन ही सारी ख़त्म हो गई, जो एरिया था वो सारा डेजर्ट बन गया। तो इसीलिए कार्निवोरस एनिमल्स, हर्बिवोरस, हर किसी एनिमल जो हमारे फूड चेन में जो भी एनिमल है, जिस भी लेवल पे आता है, उनका ज़िंदा होना, उनका रहना, उनका अच्छे से सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी में भी चेंज आई तो आप देखेंगे कि पूरी जो सोसाइटी है, पूरी जो नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस है,
वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ रहे हैं द न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स, न्यू सर्विसेज। आई एम डॉक्टर मतीन, आई एम टीचर फॉर सोशल साइंसेस। आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।